गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो? गौतम बिल्कुल जेई फोड़ेंगे सब। हेलो विकास, हेलो युवराज, धीरेन्द्र, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपना बताओ यार, कैसा चल रहा है सब? लास्ट लेक्चर में हमने वाईडीएससी ख़त्म कर दिया। रिवाइज किया आपने सबने? हेलो विवेक, हेलो विकास, हेलो धीरेन्द्र, हेलो मानसवी। गुड इवनिंग सबको। कैसे हो सब लोग? वो भी एक ज़माना था विशेष। गुड इवनिंग कार्तिकेय। मैं भी बहुत अच्छा हूँ विकास। हाय अर्चित, हेलो ईशा, हाय अतीन्द्र, हाय साहिल। और बताओ कैसा चल रहा है सब? वाईडीएससी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो चुका आपके वेव ऑप्टिक्स में। कुछ समझ आया या नहीं? बिल्कुल बढ़िया। वत्स, सब रिवाइज कर लिया? हाय आकाश, मैं बहुत अच्छा हूँ धीरेन्द्र। बहुत सही है तन्मय, सब समझ आ रहा है तो। क्या बात है गौतम, आंसर निकाल के लाए हो। बहुत अच्छे, पूरा रिवाइज किया आपने। विकास अभी करेंगे हम क्वेश्चन वो वाला, लास्ट वाला। मोनोक्रोमेटिक मतलब जो एक ही वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। काफी सारे लोग आ गए यार। अरे मेरी इंस्टा आईडी जान के क्या करोगे? बहुत सही, हिमांशु रुड़की से हो तुम। धीरेन्द्र, डॉपलर इफेक्ट तो सिलेबस में ही नहीं है। बहुत सही साहिल, अगर समझ आ गया तो तुम्हें। बोलो युवराज, क्या कहना है तुमको? जतिन, फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला है, अगर उसको समझ सकते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे आराम से। बहुत बढ़िया सृष्टि, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बहुत सही गौतम। धीरेन्द्र, डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में है ही नहीं, जेई में पढ़ते हैं वो हम। एवं मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर हम जल्दी जल्दी से समझोगे। आप समझ आना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिलेबस तो हम एक क्लास में भी खत्म कर सकते हैं। करें स्टार्ट फिर आज हम? थैंक यू गौतम। बहुत बढ़िया यार, आईआईटी रुड़की बहुत बढ़िया कैंपस है आईआईटी रुड़की का। आज हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में दिया था वो भी करेंगे। सही है विशेष। हाय भाविक। चलो हम नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उस पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में यहाँ पर रोका था। तो काफी लोगों ने इसका आंसर भी किया है। बताइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ या कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया? ट्राई तो यार करना चाहिए सबको। हिस्ट्री, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का। पहले जल्दी से ये क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या एक क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आए या कुछ समझने में डिफिकल्टी हुई? जल्दी से बताओ, देख लो जल्दी से। अरे सारे आईआईटी बढ़िया हैं यार। जब आप एक आईआईटी में मतलब आपका एडमिशन होगा तो आपको बाकी आईआईटी में जाने का भी मौका मिलेगा। धीरेन्द्र, हम बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे।
जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, क्या निकला सबका? सॉल्व कर लिया सबने? वत्स समझाएं एक बार क्वेश्चन को। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले एक बार ये तो देख लो। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आया। बहुत सही शिवम, लास्ट लेक्चर आपने देख लिया। चलो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, आप सबको पता होगा। जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, है ना? कोई नहीं धीरेन्द्र, हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अच्छे से। बहुत सही शिवम, बिल्कुल विशेष शेयर करेंगे आईआईटी जाने की स्ट्रेटजी। पहले एक बार ये क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। हरीश सर भी आ जाएंगे, आदित्य। चलो स्टार्ट करते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं, सेम सोर्सेज से लाइट आ रही होती है, तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो मैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I कर देता हूँ, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। हमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है। और इस पाथ डिफरेंस पे इंटेंसिटी हमारी के बराबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फेज में, हमें फेज और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पता है कि हम जब फेज लिखते हैं वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना। हमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है जो कि लैम्डा है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ है, तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस हमारा कितना है लैम्डा, ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, हमारे पास फेज आ गया 2 पाई। बिल्कुल सही है गौतम। अगर हमारे पास फेज 2 पाई है तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? I1 I2 बराबर है, तो यहां पे कितना हुआ IR I1 I2 तो बराबर ही है, तो मैंने लिखा I प्लस 2 अंडर रूट I cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है? 1 होता है, तो मेरे पास इंटेंसिटी आ गई 4I। ये क्लियर हुआ सबको? हमारे पास अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी की वैल्यू 4I आ गई। यहां पे लिखा है IR जो है K है, तो मैंने इसको लिख दिया K, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, अब हमें पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हिस्ट्री के कांस्टेंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि इंटेंसिटी इसकी, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी इसकी हमें दी हुई है के। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो हमारे पास इंटेंसिटी आ गई 4I। आई हमने एक सोर्स की इंटेंसिटी एज्यूम की है,
मुझे जल्दी से बताओ, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा बाय 3 है, फेज डिफरेंस कितना आएगा? बिल्कुल सही गौतम। हमारे पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा बाय 3 है, मैंने इसे लैम्डा बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा लैम्डा कट गया, मेरे पास आ गया 2 पाई बाय 3। जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि लैम्डा अगर जो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 3 है तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होगी? हमने फेज डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 3 है, हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बाय 3, है ना। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं हम फिर से। अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें, आई प्लस 2 अंडर रूट आई कॉस फाई। फाई हमें पता है कि 2 पाई बाय 3 है, तो मैं यहां पे फाई की वैल्यू 2 पाई बाय 3 रख देता हूं। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी कितनी आएगी? बिल्कुल सही साहिल, 2 पाई बाय 3 तो हमारा फेज डिफरेंस आ गया ना। इंटेंसिटी कितनी आएगी? अगर मैं आई की टर्म्स में इंटेंसिटी निकाल रहा हूं तो कितनी आएगी? cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, पता है सबको? cos 2 पाई बाय 3 की कितनी वैल्यू आती है, जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल सही पूरव, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। cos 2 पाई बाय 3 कितना होता है, जल्दी से बताओ मुझे। cos 2 पाई बाय 3 cos 120 हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू होती है -1/2। तो मैं यहां से जब इंटेंसिटी निकालूंगा तो आई प्लस 2i इंटू -1/2, ये 2 से 2 कट गया, माइनस आई कैंसिल हो गया, मेरे पास इंटेंसिटी आ गई आई। अगर मेरे पास आई की वैल्यू k/4 है तो यहाँ पे मेरी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो आई, इसको मैं k/4 भी लिख सकता हूं। तो इसका आंसर हो गया हमारा k/4। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ आपका ये वाला क्वेश्चन? चले नेक्स्ट पे। अब सही है ना, सबको क्लियर हो गया होगा अब तो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता था, YDSC में इंटेंसिटी सेम होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। फेज डिफरेंस हमें पता था, क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस दिया था, वहां से हमने फेज डिफरेंस निकाला, cos फाई की वैल्यू डाली, हमने इंटेंसिटी निकाल ली। फिर हमें पूछा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा फिर क्या होगा, फिर से हमने फेज डिफरेंस निकाला, cos फाई की वैल्यू डाली, हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। फिर से देखो, IR हमारे पास था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट
I1/√I2 cos phi। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू लेट्स सपोज I। मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई I प्लस 2I cos phi। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2I इंटू 1 प्लस cos phi। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर पाथ डिफरेंस इस लैम्डा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, फेस की डिफरेंस हमें पता है कि 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स की जगह मैंने लैम्डा डाला, मेरे पास फेस डिफरेंस आ गया 2π/λ, लैम्डा से लैम्डा कट गया, फेस डिफरेंस 2π आ गया। फिर मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली, cos phi की वैल्यू मैंने phi की वैल्यू 2π रख दी, तो मेरे पास इंटेंसिटी आ गई 2I इंटू 1 प्लस cos 2π। cos 2π होता है 1 होता है, हमारे पास आ गई इंटेंसिटी 4I। लेकिन I क्वेश्चन में थोड़ी दिया हमें, यहाँ पे बोला कि उसकी इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस लैम्डा पे K है। इसका मतलब IR की वैल्यू हमें दी हुई है K। रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, हमें K यूनिट्स दी हुई है, तो जो IR की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है इसकी वैल्यू है K इक्वल टू 4I। अब हमें क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ, हमें पूछा कि अगर पाथ डिफरेंस λ/3 है फिर इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमने कहा अगर पाथ डिफरेंस λ/3 है फिर हमारा फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू λ/3 हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2π/3 आ गया। फिर मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली, ये आ गई 2I इंटू 1 प्लस cos 2π/3। cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, मैंने पुट कर दी 2I इंटू 1 - 1/2। यहाँ से इंटेंसिटी आ गई I। लेकिन I हमें क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ है, हमें इंटेंसिटी K में निकालनी है, K की वैल्यू 4I है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी K/4। सबको क्लियर है आंसर? बिल्कुल विकास। क्वेश्चन में मेंशन होगा अगर अलग होगी तो, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी क्वेश्चन में बेस्ड है, ये आपको क्लियर हुआ ना? अगर सबने नोट कर लिया ये? ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब। लास्ट स्टेप फिर से, हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में कि K है। इसका मतलब जो हमने I निकाला रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो K के बराबर है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4I आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि पार्ट डिफरेंस λ/, अगर 3 है तो हम फेज डिफरेंस निकालेंगे पार्ट डिफरेंस में डाल के। फेज डिफरेंस आ गया 2π/λ इंटू λ/3। यहाँ से लैम्डा कट गया, तो आ गया 2π/3। बस इसकी वैल्यू आप इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में डाल दो, हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। ये हुई IR
2i, यहाँ से डाला था ना हमने 1 प्लस कॉस 2π/3, कॉस 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, तो मैंने यहाँ से डाला 2i इंटू 1 - 1/2 इज इक्वल टू i। यहाँ से हमें पता है कि k की वैल्यू 4i है, तो क्या हम ये भी तो कह सकते हैं साथ में कि k/4 इक्वल टू i। ये लिख सकते हैं ना हम यहाँ से, जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू हमारे पास i आई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई k/4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पाथ डिफरेंस, ये मैं हटा देता हूं यहां से, नोट कर ली ना सबने, अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए तब इंटेंसिटी क्या होगी, निकाल सकते हो? सेम क्वेश्चन है, आपके पास आंसर भी है सामने, बस मैंने लास्ट स्टेप में λ/3 की जगह λ/2 कर दिया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? सोच सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे, आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबने सुन लिया ना, मैंने यहां पे λ/3 की जगह पाथ डिफरेंस मैंने कहा λ/3 पे मत निकालो, λ/2 पे निकालो, कितना होगा? बिल्कुल सही गौतम, बिल्कुल सही निशांत। देखो ध्यान से देखो, आंसर आप सबके सामने है, आपको बस यहां पे λ/3 की जगह λ/2 डालना है। अगर मैं यहां पे λ/2 डाल दूं तो फेज डिफरेंस मेरा जो नया वाला आएगा, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे पास Δx λ/2 है, फेज डिफरेंस मेरा आया 2π/λ इंटू λ/2, ये आ गया पाई। इंटेंसिटी मैंने निकाली 2i इंटू 1 प्लस कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हुआ 2i इंटू 1 - 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही शिवांगी। ईशा ध्यान से देखो हमने कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल सही बात, 0 आएगा। पाथ डिफरेंस हमने λ/2 ले लिया, फेज डिफरेंस हमारा पाई आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली, वो तो 0 आ गई। बिल्कुल सही विशेष, बिल्कुल सही सिमरन। सही है ना, क्लियर है ना सबको कैसे किया हमने? ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको क्लियर है कि पार्ट डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आप इंटेंसिटी भी निकाल लोगे, एम्पलीट्यूड भी निकाल लोगे। बिल्कुल सही रोहन, क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट हम
सही है, सब बहुत सारे लोगों ने सही आंसर निकाला है। क्लियर है ना? हम नेक्स्ट चलें अब। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप अच्छे से करना। ये भी एनसीईआरटी का काफी अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही वत्स, फोड़ देंगे अब। कोई नहीं विशेष, एक बार ये भी सॉल्व कर दो। देखो इसका ए पार्ट तो हमने लास्ट क्लास में किया था, बी पार्ट आपको निकालना है। ए का भी आंसर दे देना। लास्ट क्लास अगर आपने रिवाइज की होगी तो हमने लास्ट क्लास में ही ए पार्ट निकाला था। जल्दी से सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं आप सब लोगों की। शिवांगी आगे चल गए हम, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इसके बाद हम कुछ मजेदार स्टार्ट करेंगे। सिमरन, हमें इंटेंसिटी जो हमने निकाली वो हमारे पास 4i आई थी, जिसकी वैल्यू हमें k दे रखी थी क्वेश्चन में। तो हमारे पास i की वैल्यू आ गई k/4, वो हमने यहाँ पुट कर दी, हमारा आंसर k/4 आ गया। यहाँ पे देखो हमने इंटेंसिटी में 4i हमारा निकला था आंसर में। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। देखो ए पार्ट तो सबने निकाल लिया, बी पार्ट भी निकालो। मोटिवेट करेंगे यार, एक बार ये तो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। पहला पार्ट निकाल लिया सबने। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मज़ा भी आएगा आपको, सिर्फ थ्योरी लिखने से थोड़ी होता है। जल्दी से बताओ। हिस्ट्री हर एक का आंसर 0 थोड़ी होता है। अच्छे से सोचो। 1.56 किसका बता रहे हो मनस्वी और शिवम? चलो हम एक पार्ट पे चलते हैं पहले, ये तो आसान सा हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ए पार्ट का आंसर क्या था बताओ जल्दी से मेरे को। हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। मेरे पास लैम्डा दे रखा है 650 नैनोमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत बढ़िया हम आपको एक कंसेप्ट समझाएंगे। बिल्कुल शिवांगी, हमने कल किया था, इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, वो भी आपको करना है अभी। बिल्कुल सही गौतम, उत्तरा, आयुष्मान।
19500 नहीं, 1950 आएगा। हमें पता है कि nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है, वो होती है n लैम्डा d/d। n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, थर्ड की निकालनी है हमें, तो हमारे पास इसकी पोजीशन आ गई 3 × 650 d/d नैनोमीटर, जो कि हो गई 1950 d/d नैनोमीटर। ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था। सेकंड वाला कैसे करेंगे? अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पे दिया है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। इसका मतलब ये हमें पूछ रहा है कि दो वेवलेंथ हैं, उन दोनों वेवलेंथ से स्क्रीन पे इंटरफेरेंस बन रहा है, ठीक है। उस जो इंटरफेरेंस में दोनों वेवलेंथ की कौन सी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगी? गौतम, विशेष, चलो हम आंसर चेक करते हैं, आपके सामने आपके साथ साथ निकालेंगे, ठीक है। आप साथ साथ सुनना और समझना, और फिर साथ साथ हम आंसर निकालते हैं। यहां पे पूछा है कि हमारे पास दो वेवलेंथ हैं, λ1 650 नैनोमीटर, λ2 = 520 नैनोमीटर। हमारे पास एक स्क्रीन थी जहां से दोनों वेवलेंथ आ रही थी। तो एक तो हमारी जो एक वेवलेंथ है उसकी वजह से यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे होंगे, एक हमारी दूसरी लाइट है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे होंगे, है ना। तो कौन सी ऐसी फ्रिंज होगी जहां पे दोनों के मैक्सिमम कोइंसाइड करेंगे? अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम निकालने की पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फर्स्ट केस में देखा था ना, अभी कैसे निकाला था हमने। जतिन, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये तो हमें सबको पता है, n लैम्डा d/d, ये होता है ना। बिल्कुल सही गौतम, बिल्कुल सही मनस्वी, n लैम्डा d/d। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास सारी ब्राइट फ्रिंज की इंफॉर्मेशन देता है ना। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज λ1 की n1 फ्रिंज और λ2 की n2 ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है। हम मान लेते हैं कि इसकी एक n1 फ्रिंज थी और इसकी एक n2 फ्रिंज थी, जो दोनों कोइंसाइड कर रही थी, हमने मान लिया। अब हमें पूछा है कि दोनों की पोजीशन सेम होगी, तो ये पोजीशन हमारी निकलती है y पे, है ना। तो दोनों की पोजीशन सेम होगी, इसका मतलब n1 λ1 d/d इज इक्वल टू n2 λ2 d/d। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल प्रथम, चैट विजिबल है आपकी, बिल्कुल सही सृष्टि। हमारे पास ब्राइट फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला हमें सारी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताता है। तो हमने कहा कि यार n1 फ्रिंज थी एक λ1 की, n2 फ्रिंज थी λ2 की, वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो हमने कहा कि कोइंसाइड कर रही हैं तो दोनों की पोजीशन तो सेम होगी। जैसे कि यहां पे स्क्रीन पे एक वाइट लाइट की फ्रिंज थी
ऐसे फ्रिंजेस बनी हुई थी और कहीं जाके वाइट और ग्रीन की फ्रिंज मैच कर रही थी। सबकी चैट दिख रही है मुझे, जल्दी से बताओ कैसे, हम आपको समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। हमारे पास लैम्डा 1 की N1 फ्रिंज थी, लैम्डा 2 की N2 फ्रिंज थी। हमने कहा कि लेट्स सपोज N1 लैम्डा 1 की और N2 लैम्डा 2 की कोइंसाइड कर रही हैं, तो दोनों की पोजीशन सेम होगी। मैंने यहाँ से इक्वेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो हमें पता ही है कितना है, तो N1 लैम्डा 1 कितना है हमारे पास 650। डी बाई डी तो कट गया हमारा, कॉमन है, ये हो गया N2 इंटू 520। ये क्लियर हुआ आपको? ये आपको क्लियर हुई कैसे बात लिखी मैंने? फिर मैंने यहां से N1 बाई N2 की रेशो निकाल ली। ये है 520 बाई 650। इसको मैं अगर रेशो में कन्वर्ट करूं तो 13 से मल्टीपल है ये हुआ 13 4 एंड 13 इंटू 5, मतलब 4/5 का रेशो आ गया हमारे पास। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया ना? ये N1 बाई N2 की रेशियो 4/5 है। इसका मतलब क्या मैं N1 बाई N2 की लीस्ट वैल्यू 4/5 मान सकता हूं? N2 बाई N1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, प्रथम दो अलग अलग वेवलेंथ की रेज हैं, उनकी फ्रिंज कहीं पे कोइंसाइड कर रही है, तो मैंने कहा यार N1 मैं लैम्डा 1 की लेता हूँ, N2 लैम्डा 2 की लेता हूँ। सपोज उन दोनों की फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, फिर उनकी अगर फ्रिंज की, हमारी दोनों वेवलेंथ की फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेंट्रल से सेम होगी। दोनों की पोजीशन सेम होगी तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि सेंट्रल जो ब्राइट्स है हमारी फ्रिंज की पोजीशन कितनी होती है। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मेरे पास एक रेशियो आ गई। N1 बाई N2 4/5 है, ये इसकी लीस्ट वैल्यू हुई। इसका मतलब ध्यान से समझना, N1 बाई N2 4/5 आ गया हमारे पास, है ना? इसका मतलब फोर्थ फ्रिंज 650 की कोइंसाइड कर रही है फिफ्थ फ्रिंज 520 से। बिल्कुल 4/5 आ गया मेरे पास। तो पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। दोनों की पोजीशन तो सेम है क्योंकि कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पोजीशन हो गई, N1 की वैल्यू मैं 4 रख देता हूं, तो 4 इंटू 650 इंटू डी बाई डी नैनोमीटर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? $2600 डी बाई डी नैनोमीटर। गौतम, जब हमारी फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब उसकी पोजीशन सेंट्रल से सेम रहेगी, तभी तो कोइंसाइड कर रही हैं। अगर ये हमारा सेंटर है, यहां से अलग अलग फ्रिंजेस बन रही हैं, दो फ्रिंज अगर कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब इनकी पोजीशन सेंटर से सेम होगी।
पोजीशन सेम होगी तो हमें पोजीशन पता है कैसे निकालते हैं, दोनों की पोजीशन सेम है, हमने इक्वेट कर दी, हमारे पास n1/n2 की वैल्यू आ गई कि कौन सी फ्रिंज कौन सी वेवलेंथ की कौन सी फ्रिंज दूसरे नंबर की फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रही है। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको सबको कैसे हमने ये निकाला? एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। मेरे पास λ1 गिवन है 650 नैनोमीटर, λ2 मेरे पास गिवन है 520 नैनोमीटर। ठीक है, अब हमें बोला है कि यार इन दोनों की वजह से हमारे पास कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। एक लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा था, दूसरी लाइट का पैटर्न कुछ ऐसे बन रहा था। तो यहां पे जो है दोनों लाइट की फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही थी, कोइंसाइड कर रही थी, इसका मतलब इसकी पोजीशन सेंटर से सेम होगी। पोजीशन सेम होगी तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये होती है n लैम्डा d/d। अगर हम फर्स्ट की निकालें n1 लैम्डा d/d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d/d। d/d हमारा कट गया, मेरे पास आ गया n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। यहाँ से मेरे पास रेशियो आ गई n1/n2 इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 520 डिवाइड बाय लैम्डा 1 कितना है 650, तो मेरे पास रेशियो आ गई 4/5। प्रतिमा पार्ट 1 तो हमने लास्ट क्लास में निकाला था आंसर। कैपिटल डी जो है वो जो हमारी स्लिट्स हैं, यहां से डिस्टेंस है कैपिटल डी और स्लिट की विड्थ है स्मॉल डी। तो मुझे यहां से पता चला कि n1 की वैल्यू 4 रख दूं और n2 की वैल्यू 5 रख दूं तो हमारे पास लीस्ट मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये रेशियो है मिनिमम रेशियो। तो यहां से मैं पोजीशन जब निकालूंगा तो ये कुछ होगी। अगर मैं n1 से निकाल रहा हूं तो n1 की वैल्यू मैं 4 रखता हूं इंटू 650 कैपिटल d/d नैनोमीटर इज इक्वल टू 2600 d/d नैनोमीटर। या आप ये भी कर सकते थे, अगर आप दूसरी की वेवलेंथ से निकालोगे, यहां मैं n2 रखता हूं, n2 की वैल्यू 5 इंटू लैम्डा 2 हमें पता है 520 कैपिटल d/d नैनोमीटर। इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब दोनों वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, तभी तो पोजीशन सेम आई है हमारे पास। ठीक है ना, आ गया समझ में सबको? अब नेक्स्ट चलते हैं नया टॉपिक, एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई बताएगा डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन बताओ यार, क्या होता है डिफ्रैक्शन? नया टॉपिक है, एक बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है। डिफ्रैक्शन हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करते ही हैं डिफ्रैक्शन। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा कहाँ ऑब्जर्व किया होगा आप सब ने?
डिफ्रैक्शन के बारे में बताओ यार जल्दी से मुझे, किसी को कोई आइडिया है डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, यहां मैं एक होल बना देता हूं, और ये मेरी एक स्क्रीन है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से टॉर्च चलाऊं, यहां पे लाइट जा रही है इस कार्डबोर्ड पे, बिल्कुल सही दीपक, बिल्कुल सही शिवम। तो इस स्क्रीन पे क्या ऐसी इमेज बनेगी? छोटी क्लास में ना बताया जाता है कि हमें कि अगर हम टॉर्च जलाएं तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बच्चे समझते हैं कि लाइट जो है यहाँ पे जाएगी और ये सरफेस बनाएगी, बस ख़त्म। लेकिन हमने क्या देखा YDSC में, अगर हमारे पास स्लिट दी हुई है, ये स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ से लाइट जा रही है, देखो लाइट जा रही है, लाइट सिर्फ ऐसे तो नहीं जाती, तो लाइट क्या करती है, यहाँ से बेंड हो जाती है, क्योंकि लाइट एक वेव है। लाइट यहाँ से बेंड होके इस शेडो वाले रीजन में आ गई, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसी तरह से जब लाइट यहां से जाएगी तो कुछ बेंड होके यहां भी आ जाएगी, है ना? ये कुछ बड़ा बनेगा और कुछ लाइट इसके सराउंडिंग में भी आएगी। बिल्कुल सही ईशा, लाइट स्कैटर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया एक, ये एक स्क्रीन थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टॉर्च चला दी, तो लाइट स्कैटर हो रही है पूरी यहाँ से। इस स्क्रीन पे क्या होगा, लाइट यहाँ से जाएगी, हर जगह जाएगी, यहाँ तक तो लाइट हर जगह जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था शेडो रीजन, तो लाइट यहां से कुछ स्कैटर हो जाएगी, इस शेडो रीजन में भी लाइट कहीं ना कहीं से स्कैटर होकर पहुंच जाएगी, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कुछ आइडिया मिला आपको डिफ्रैक्शन क्या होता है? अब हम इसको समझेंगे कैसे? तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर एंड द एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये हमारा जो कार्डबोर्ड था, पीछे शेडो रीजन था, लाइट हमारी थोड़ी सी स्कैटर होकर शेडो रीजन में आ गई, ऑब्स्टेकल से थोड़ी सी स्कैटर हो गई, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। थोड़ा आइडिया मिला आपको? विवेक, हमने एग्जांपल यही तो शेयर किया अभी कि ये मेरे पास कार्डबोर्ड था एक, ये मेरे पास स्क्रीन थी, देखो ये तो शेडो रीजन होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे लाइट थोड़ी आनी चाहिए थी,
अगर मैं यहाँ से टॉर्च चलाता हूँ, ये मेरे पास कार्डबोर्ड है, तो लाइट जो है वो तो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, फिर यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो पहुँचनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है। कभी आपने अगर देखा हो, ऑब्जर्व किया हो कि लेट्स सपोज एक बंद सा अंधेरे वाला कमरा है, कई बार हॉरर फिल्म में ऐसा होता है कि यहाँ पे दरवाजा था एक, ये दरवाजा जो है वो हल्का सा खुल गया, इस दरवाजे के बाहर थी बहुत सारी लाइट, देखना मजा आएगा देखने में आपको। तो दरवाजे के अंदर लाइट कैसे आएगी? क्या लाइट सिर्फ इतनी ही डायरेक्शन में आएगी? देखा होगा आपने, लाइट जो है यहां से हल्की सी स्कैटर हो जाती है। एक्चुअल में डायमेंशन तो इतनी ही है, लाइट तो सिर्फ इतनी डायरेक्शन में आनी चाहिए, लेकिन ये स्कैटर भी कर जाती है आगे जाके, आपने देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आता है तो लाइट वहां से हल्की सी बेंड कर जाती है। तो लाइट जो है सिर्फ इतने पोर्शन में नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर जाती है। मूवीज में देखा होगा आप सबने, अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाती है। बिल्कुल सही सृष्टि। कुछ फील हो आपको कैसे होता है डिफ्रैक्शन? एक बंद दरवाजा अंधेरे से कमरे में, बाहर से अगर लाइट आ जाए तो वो हल्की सी स्प्रेड हो जाती है, इस दरवाजे के एंड से थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो जाती है, हम कहेंगे अगर एक्चुअल लैंग्वेज में। इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ आप सबको? जल्दी से बताओ यार, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपको, कैसा लगा एग्जाम्पल? फील आया नहीं आया आपको? बढ़िया से फील आ गया ना डिफ्रैक्शन का? हाँ बिल्कुल, हॉरर मूवी में ऐसे काफी सीन्स आते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कि एक दरवाजा था, लाइट हल्की सी आ रही थी, इतनी सी जगह थी, लाइट यहां से स्प्रेड हो गई हल्की सी गेट के अंदर आते वक्त। अब ये डिफ्रैक्शन जो हो रहा है, हमारे जो सिलेबस में है वह सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वहां पे 2 स्लिट होती थी। हम क्या, हमारे सिलेबस में जो है वह सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। फील आ गया ना अच्छे से? चलो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। डेफिनेशन हम सब ने देख ली है, सिंगल स्लिट का मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूं मैं। यंग डबल स्लिट में हमने देखा था कि अगर यहां से लाइट आ रही है
तो ये सोर्स 1 सोर्स 2 स्लिट्स जो हैं ये ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करती हैं। यहाँ से फिर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है पूरी स्क्रीन पे। ये हमारे पास 2 स्लिट्स थी। अब हमें डिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे कि हमारे पास अगर एक स्लिट हो, समझ लो ये स्लिट बहुत छोटी होती है, मैंने दिखाने के लिए आपको बड़ी बनाई है। और ये हमारे पास स्क्रीन थी, यहां से लाइट आ रही थी। ये तो था कार्डबोर्ड, तो ये लाइट तो एक्सट्रैक्ट हो गई, अलग से हो गई। यहां से हमारे पास जो स्लिट थी, हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पे पढ़ा था कि किसी वेव फ्रंट पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ फ्रेश सोर्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो स्लिट है इसके बीच में जब लाइट आई, यहाँ पे बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस नए बन जाएंगे। फिर इन सोर्सेस से यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न कुछ कैसा बनता है, अगर हम नॉर्मल देखें, अगर मान लो हमें पता ही नहीं कि लाइट जो है वेव है, तो हम समझते कि लाइट जो है यहाँ से जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी और बाकी सब शेडो रीजन में आ जाएगा। लेकिन लाइट तो वेव है। फिर होगा क्या, यहां से सारे सोर्सेस से वेव बनेगी, लाइट रेज निकलेंगी हर डायरेक्शन में। और यहां से कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, फ्रिंजेस मतलब रिंग्स कहते हैं हम, रिंग्स बनती हैं। और कहीं पे डार्क रिंग्स बनेंगी। आज बढ़िया से फील लो आप, सिंगल स्लिट है बिल्कुल। प्रतिमा क्या समझ नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा अच्छे से बताओ। ये इंटरफेरेंस की जैसे ही है कुछ। हमें ये तो पता है कि अगर 2 स्लिट्स हैं, उन 2 स्लिट से लाइट आएगी तो इंटरफेरेंस होगा, ये हमें पता है, YDSC में हमने पढ़ा था। अब यहां पे ये सारे सोर्स की तरह काम करेंगे। वहां पे 2 सोर्स से हमारे 2 स्लिट्स थी, जैसे हमने देखा था। यहाँ पे 2 स्लिट से लाइट आती है, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यहाँ पे हमने सिंगल स्लिट ली है, बिल्कुल सिंगल स्लिट से यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस नए बन जाएंगे वेव फ्रंट पे। हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस की जैसा ही कुछ पैटर्न बनेगा। क्यों प्रथम, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? हमारे पास कहीं से लाइट्स आ रही थी, उसके बाद हमारी ये सिंगल स्लिट थी एक। यहां पे जितने भी पॉइंट्स थे वो फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। ये सेंटर था, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा इन दोनों सोर्स के बीच में, तो हम यहां पे तो कहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा।
बाकी जगह पैटर्न निकालने के लिए हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं P। AB से लाइट जा रही होगी यहां पे, यहां पे एक बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जहां पे बच्चे रट के जाते हैं, अगर आपने इसको समझने का ट्राई करना, नहीं तो आपको भी पूरा क्लियर नहीं होगा डिफ्रैक्शन क्या होता है। सिमरन सिंगल स्लिट है, लेकिन यहां पे बहुत सारे नए सोर्स बन चुके हैं, तो इंटरफेरेंस बहुत सारे सोर्सेज में हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज में। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स सपोज ये स्लिट है हमारी, इतनी बड़ी स्लिट हमने बना दी है, एक्चुअल में तो बहुत मिलीमीटर साइज की होती है ये। यहां से लाइट आ रही थी, ये नोट मत करना, अभी नोट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में है। आज अगर देखते हैं हमारा होता है, पहले एक बार समझ लो अच्छे से, अगर आपको समझ आ गया तो नोट करना तो बस 5 मिनट में हो जाएगा। ये हमारे पास लाइट आ रही थी, ये हमारी स्लिट है एक, इसकी विड्थ है मान लो A। हमें पता है कि वेव फ्रंट क्या होता है, जहां पे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। एक ये वेव फ्रंट आ रहा था, ये बीच में कार्डबोर्ड आ गया, तो ये वेव फ्रंट बस इतना सा रह गया। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। यहां पे जो पार्टिकल्स थे, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे इनफाइनाइट सोर्सेस के पास जो सोर्स है हमारे सामने आ जाएंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल में हमें पता पड़ा था ना कि अगर वेव फ्रंट पे जितने भी सोर्सेज होते हैं एज ए सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। यहां पे मैंने नए सोर्स बना दिए, ये थोड़ा समझ आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं हम? हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज किया हमने यहां पे। ये नए सोर्स की तरह काम करेंगे, यहां से लाइट वेव जो है वो हर डायरेक्शन में जाएगी। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज यहां पे बन गए हैं। ये कुछ क्लियर हो रहा है आपको क्या हो रहा है यहां पे? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ये स्लिट दिखाई है मैंने, इस स्लिट पे एक वेव फ्रंट आ रहा था, यहां पे ऑब्स्टेकल था, तो वेव फ्रंट वहां से तो नहीं जाएगा आगे। इस स्लिट पे वेव फ्रंट आ गया, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, उस नए सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। ये स्लिट का क्रॉस सेक्शन था, लाइट सिर्फ इस स्लिट से ही जा रही है आगे। इस स्लिट के ऊपर जब वेव फ्रंट आया, यहां पे नए सोर्सेस बन गए इस वेव फ्रंट पे, उन सोर्सेस से लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। ये क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे अगर मैं स्क्रीन बना दूं, लाइट इन सोर्सेस से स्क्रीन पे भी आएगी। बिल्कुल सही सिमरन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरफेरेंस। यहां पे कहीं पे ब्राइट बनेगा, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूं, नोट मत करो, समझो अच्छे से। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, उसमें इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है ये समझो। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स बन गए, उन सोर्सेज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही हैं, वो इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट जो है
जब ये स्लिट के ऊपर आई, यहाँ पे नए सोर्स बन गए, वो सोर्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पे शेडो रीजन था यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये डिफ्रैक्शन है। बिल्कुल, प्रथम लाइट सोर्स तो हमारा एक ही है, हमने अलग सोर्स लिए ही नहीं। ये डिफ्रैक्शन का कुछ आपको फील हुआ, कैसे क्या उसमें पिक्चर चल रही होगी? जल्दी से बताओ। फिर हम क्या करते हैं कि इतने सारे इन्फानाइट सोर्सेज हैं, हर सोर्स के वजह से जो वेव आ रही है वो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी, है ना? YDSC में हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव और हमें डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन भी पता है ना? तो कुछ आपको फील हुआ कि क्या हम कर रहे हैं डिफ्रैक्शन में, एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये क्लियर हो गया तो आपको मतलब डिफ्रैक्शन आपका अच्छे से हो जाएगा। आज तो हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, बस न्यूमेरिकल किए थे और डिफ्रैक्शन का बस थोड़ा सा आइडिया लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर लिखना क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कि कैसे नोट करना है। आपको समझ आ गया ना ये डिफ्रैक्शन में क्या होता है? जल्दी से बताओ। ये सब क्लियर है तो अब तो वेव ऑप्टिक्स लगभग ख़त्म ही हो गया है। बस आपको थोड़ा बहुत नोट करना है, वो आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, वो भी हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो नए सोर्स हैं वो फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। यहाँ से लाइट हम कह रहे हैं बेंड हो रही है, इसी को तो कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्स्टैकल से। क्लियर है ना सबको? उसके बाद हम यहाँ से कंडीशन निकाल लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, और उसके बाद हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे सेंट्रल की, फिर सिलेबस ख़त्म। आगे बस 15 मिनट का ही बचा है। ठीक है, सबको समझ आ गया? आज हमने किया 2 न्यूमेरिकल किए, एक बार दोबारा रिवाइज करना, खुद से ट्राई करना। नोट मत करो, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से नोट करेंगे। समझ आना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल हिस्ट्री एनसीईआरटी हम सारी सॉल्व कर लेंगे। संभव, ये तो मतलब नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, एक्चुअल में तो वेव है ना, वेव डिफ्रैक्ट हो रही है वहाँ से लाइट जो है। क्लियर सबको? नोट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, कि कैसे नोटबुक में अच्छे से लिखना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत जो हमने अब तक का किया है वो अच्छे से रिवाइज करना, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लाएंगे, वो अब करेंगे। वो तभी होंगे जब आप पहले वाली क्लास का सब रिवाइज करके आओगे। सिमरन, फ्रिंज का पैटर्न भी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपका पहले वाला रिवाइज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं। रिवाइज करना बढ़िया से, न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और मिलते हैं हम, अच्छे से पढ़ो। हरीश सर भी आएंगे थोड़े टाइम में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं।